गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। कल जो इल्तुतमिश का कुछ पॉइंट छूट गया था, इस पे हम लोग आज बात करेंगे और पढ़ेंगे इल्तुतमिश के राजनीतिक कार्य प्रणाली। इल्तुतमिश के राजनीतिक कार्य प्रणाली को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है कि उसका मुद्रा प्रणाली समझना है। तो सबसे पहले मुद्रा प्रणाली समझना है, फिर इक्तदारी व्यवस्था समझना है, इक्तेदारी व्यवस्था समझना है क्यों लाता है। उसके बाद ईरानी प्रथा प्रारंभ करता है। फिर उसके बाद ईरानी प्रथा के बाद अपने अपने राज्य को वंशानुगत बना देता है, अपने राज्य को वंशानुगत बना देता है, वंशानुगत बना देता है। ये सबसे पहले पढ़ना है। उसके बाद विद्रोह पढ़ेंगे और विद्रोह के बाद विजय पढ़ेंगे, विजय के बाद मृत्यु हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगा। यहाँ देखिए मुद्रा प्रणाली देखते हैं क्या है। इसने अरब का जो खलीफा था, अरब के खलीफा का उस समय नाम था अब्दुल जाकिर मुस्त नासिर बिल्ला, मतलब बिल्ला बिल्ली था। उसका क्या नाम था? बिल्ला बिल्ली था। ये समझ लो, बिल्ला बिल्ली आएगा तो समझना अरब का ही नाम है। तो नासिर उल मुस्त मुंतसिर नासिर बिल्ला, मतलब ये बड़ा नाम था उसका। तो इस जो बिल्ला जो था, ये बोला जब ये 18 फैब और 18 फरवरी और ये समझ लीजिए 1229 को खिलहट, मानपत्र, पुरस्कार और दंड और छत्र जब इसके पास भिजवाता है, वैधानिक शासक बनाता है, जब दिल्ली का जब खलीफा बनाता है, अरब खलीफा जब इसे बनाता है, तो ये बोलता है कि हमारा मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था भी स्थापित करना, मुद्रा प्रणाली की व्यवस्था, ताकि संपूर्ण जनता देख सके कि अब ये देश जो है मतलब मुस्लिमों में कन्वर्ट होगा। तो मुस्लिम की रुतबा को बढ़ाने के लिए इसने शुद्ध अरबी का सिक्का चलवाया, शुद्ध अरबी सिक्का चलवाया। शुद्ध अरबी सिक्का पर अपने टकसाल का नाम लिखा, अपने टकसाल का नाम लिखा, अपने मिंट्स का नाम लिखा, और दूसरी तरफ अपना नाम लिखा और खलीफा का नाम लिखवाया। यानी शुद्ध अरबी के सिक्के लिखना प्रारंभ किया और अरबी भाषा में उस पर लेख लिखवाया। कन्फर्म। तो ये था मुद्रा प्रणाली के स्टार्ट। और मुद्रा प्रणाली में कौन सा सिक्का चलवाया? ताजा चाटा चलवाया, ताजा चाटा, यानी त से तंबा, ज से जीतल, च से चांदी, ट से टक्का, यानी कि चांदी का टाका चलवाया और तांबे का जीतल चलवाया। ये जो टाका जो था ना, ये टाका 175 ग्रेन का था, 175 ग्रेन का था, ये समझ लीजिएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये इस प्रकार का चलाया। दूसरी बात इक्तदारी व्यवस्था। यहां देखिए कि जैसे भारत है, समझ लीजिए भारत है, और ये उत्तराखंड से गंगा नदी निकलती है और इधर से ही एक यमुना नदी निकलती है। तो गंगा नदी और यमुना नदी, यानी गंगा और यमुना के दोआब में इस जो क्षेत्र है, इसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। ये दोआब बहुत उपजाऊ क्षेत्र था उस समय और आज भी उपजाऊ क्षेत्र है। पूरा दुनिया में ये दूसरे नंबर का मोस्ट फर्टाइल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, दूसरे नंबर का है। और प्रथम नंबर पर सिंधु दोआब है, दूसरे नंबर पे ये है, बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। तो इस एरिया में उसने 200 इक्तदारों में भूमि को बांट दिया, 200 इक्तदारों में भूमि को बांट दिया। तो भूमि
बांट दिया और वहां पे एक एक सूबेदार नियुक्त किया। इस प्रकार की व्यवस्था को इक्तदारी व्यवस्था कही गई और इससे इसका टैक्सेशन अच्छा व्यवस्था हो गया और टैक्स इसे ज़्यादा मिलने लगा। टैक्स इसे ज़्यादा मिलने लगा तो इक्तदारी व्यवस्था की स्थापना की, यानी कि इल्तुतमिश ने ही दोआब के महत्व को प्रथम बार समझा। एक क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा ईरानी प्रथा। ईरानी प्रथा के अंतर्गत क्या होता था कि जब पुत्र योग ना हो, जब पुत्र योग ना, और योग पुत्र 1229 ईस्वी में बंगाल में मर गया है, नासिरुद्दीन महमूद मर गया है, तो जब योग पुत्र, जब कोई पुत्र योग ना हो तब क्या किया जाता है, ईरान में उसके पुत्री को सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। तो 1232 में ग्वालियर विजय के बाद, ग्वालियर के राजा मंगल देव पर विजय पाने के बाद इसने अपने पुत्री रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। रजिया को क्या कर दिया, सुल्तान घोषित कर दिया। कहानी खत्म हो गई। ईरानी प्रथा के स्टार्टिंग, ईरानी प्रथा में इस तरह होता था। अब दूसरी बात, अपने राज को वंशानुगत बनाया, यानी कि अपने राज को क्या कर दिया, वंशानुगत बना दिया। इस प्रकार के प्रणाली से इसका क्या होता है, राजनीतिक इसकी प्रणाली है और इस तरह कंसेप्ट है। इसने इसके बाद विद्रोह को दबाया। अवध में कुछ शिया मुस्लिम रहते थे, शिया मुस्लिम लोग रहते थे और एक किसी कारण सुन्नी मुस्लिम के मस्जिद में जाकर कत्लेआम मचा दिए और इससे एक गुस्सा हो गया इल्तुतमिश जो था ये सुन्नी संप्रदाय को मानता, सुन्नी मुस्लिम था और ये जाकर कम से कम 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 1.5 लाख लोगों को मौत के घाट अवध में उतार दिया, शिया मुस्लिमों को। इससे क्या हुआ कि ये इल्तुतमिश के इतिहास में इल्तुतमिश के ऊपर ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। ये इल्तुतमिश यहाँ पे शिया यानी कि पिर्थू, यहाँ पिर्थू जगह है, पिर्थू जगह यानी पिर्थू के लोगों को मौत के घाट उतारा था। ये पिर्थू विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक क्लियर। अब बंगाल का विद्रोह देख लीजिए, बंगाल का विद्रोह को समझने का प्रयास कीजिए। बंगाल के विद्रोह में क्या था कि कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायता से अली मर्दान बख्तियार खिलजी को मारकर, कुतुबुद्दीन ऐबक के सहायता से अली मर्दान बख्तियार खिलजी को मारकर बंगाल में अपना शासन स्थापित कर लिया था। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक जब मरता है तो अली मर्दान अलाउद्दीन के नाम से स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है बंगाल में, स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेता है बंगाल में। अली मर्दान को भी वहाँ का हेसामुद्दीन एवाज एक नामक व्यक्ति, हेसामुद्दीन नामक एक व्यक्ति उसको मार देता है, मतलब उसकी सेना में रहता है, वो मार देता है। और हेसामुद्दीन जो था ना, ये ओरिजिनल शासक बना था बंगाल का। देखिए कैसे हेसामुद्दीन जो था ना, गयासुद्दीन के नाम से बैठा था दिल्ली पे, गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली में बैठा था और ये अपना खुतबा पढ़वाया था, सिक्का ढलवाया था, राचिन बनवाया था। उसके बाद ये अपना राज दरबार में नगारा बजवाया था पूरा पब्लिक में। और इसके अतिरिक्त द्वार पर ये अपना हाथी रखना स्टार्ट कर दिया। मैंने मतलब कि ये समझ, हाथी रखना स्टार्ट कर दिया। ये समझ लीजिए कि पूरी तरह राज स्वतंत्र बना लिया था। इस प्रकार के राज स्वतंत्र होते हैं, राजा इस तरह काम करते हैं। क्लियर। यहाँ देखिए हेसामुद्दीन एवाज को यानी गयासुद्दीन के नाम से दिल्ली बंगाल में लखनऊती, यानी बंगाल का राजधानी उस समय लखनऊती था, तो लखनऊती में वो राज कर रहा था। तो गयासुद्दीन को इख्तियारुद्दीन ने मार दिया, इख्तियारुद्दीन ने मार दिया और इख्तियारुद्दीन भी स्वतंत्र शासन स्थापित कर लिया। तो इख्तियारुद्दीन को मतलब कि वो बंगाल को यानी कि इख्तियारुद्दीन को अपने दिल्ली साम्राज्य में मिलाने के लिए इल्तुतमिश बंगाल पर आक्रमण किया और इख्तियारुद्दीन को हराकर मौत के घाट उतार दिया। और दूसरी बात, यहाँ पे मलिक जानी को क्या बनाया, यहाँ का सूबेदार बनाकर कहानी खत्म कर दिया। बंगाल अब किसके अधीन में हो गई, दिल्ली के अधीन में हो गई। और ये भी एक समझ लीजिए, लखनऊती को विद्रोह की जननी कहते हैं। बंगाल के लखनऊती को विद्रोह का जननी कहते हैं। आज भी विद्रोह लगभग, उस समय भी काफ़ी विद्रोह होते थे। 1857 में भी ये स्वदेशी विद्रोह, उसके मतलब कि 1857 में भी यहाँ पे विद्रोह लगभग ना के बराबर तो थे, लेकिन थे, अंदर थे। उसके बाद
1905 में स्वदेशी आंदोलन का विद्रोह, पूरी बंगाल में ज़्यादा विद्रोह हुए थे, इसीलिए डर से अंग्रेजों ने अपने दिल्ली राजधानी परिवर्तन कर लिया था। ये भी एक कहानी है, ठीक है ना। तो ये कहानी है, तो ये सारे क्लियर हो गए। बंगाल विद्रोह भी दबा दिया और वो भी दबा दिया, पृथु का विद्रोह दबा दिया। इसके अतिरिक्त कुछ इसका हिंदू राज्यों पर ये आक्रमण करता है और राज हड़पने का प्रयास करता है। देखिए क्या है, पृथ्वीराज तृतीय के वंशज रणथंभौर में राज कर रहे थे। रणथंभौर में राज कर रहे थे। कौन राज कर रहा था? पृथ्वीराज तृतीय के वंशज राज कर रहे थे और इनको 1226 में हराया। क्लियर। उसके बाद मंदसौर पर आक्रमण किया, मंदसौर, और ये आक्रमण 1227 में किया, इसको भी लूटा। उसके बाद इसने ग्वालियर, मालवा, उज्जैन को भी लूटा और ये लूटा 1232 में लूटा। और यहाँ पे उज्जैन के महाकाल मंदिर को तोड़ दिया और यहाँ पे एक विक्रमादित्य का मूर्ति था, उसको भी ले गया। विक्रमादित्य की मूर्ति को भी ले गया। एक कंसेप्ट हो गया क्लियर, मतलब कि इसको भी लूटा। और खोखर, जो जानते हैं ना खोखर कौन थे? खोखर के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, पिछले क्लास में देख लीजिएगा। ये खोखरों को दमन करने के लिए ये कहाँ जा रहा है? मुल्तान की तरफ जा रहा है। बामियाना विजय करने जा रहा है। बामियाना विजय करने जा रहा है। और बामियाना विजय के अंतर्गत ही रोड में ही ये क्या हुआ, 1236 में इसको 30 अप्रैल 1236 में इसको क्या हुआ, पेट में दर्द हुआ और कहानी इनकी समाप्त हो गई। इनकी कहानी पूरी तरह से समाप्त हुई। अब थोड़ा सा अदर पार्ट समझ लेते हैं। ये अपने आप को ऊंच कुल का समझता था, बहुत बड़ा तिस्मरखा। तो इसने अपने निम्न कुल के 30 अधिकारियों को हटा दिया था। और दूसरी बात, निजाम उल मुल्क जुनैदी इसका जो वजीर था, इस वजीर को ये लुहार जाति का था और बाद में मुसलमान बना था। तो ये इसका वजीर आजम, प्रधानमंत्री था, इस पे भी ये विश्वास करना बंद कर दिया था। तो एक दिन की बात है कि चलिए विश्वास करना बंद कर दिया था, बात तो कहानी खत्म हो गई है। इसका एक स्टेटमेंट है वजीर का, निजाम उल मुल्क जुनैदी, निजाम उल मुल्क जुनैदी। ये जुनैदी के बारे में थोड़ा समझने के बाद है, कितना अच्छा आदमी है, थोड़ा देखते हैं। एक दिन की बात है, इल्तुतमिश के दरबार में बहुत से मुल्ला मौलवी कहते थे कि भारत को तुरंत दारुल उल हर्ब से दारुल उल इस्लाम में चेंज करवा दीजिए। तो ये विद्रोह कर दिया था। ये बोला कि नहीं, विरोध किया था, इस बात का विरोध किया था। निजाम उल मुल्क बोला कि नहीं, भारत में मुस्लिम अभी जैसे दाल में नमक के बराबर है। एक समझ लो कि एक पूरे रेगिस्तान में, सहारा रेगिस्तान जैसे रेगिस्तान में एक टीले के समान है। मतलब आप अभी शासन, इस शासन से पूरे भारत को आप मुस्लिम में नहीं बदल सकते। अर्थात तब स्टेटमेंट इल्तुतमिश का क्या आया कि दारुल उल हर्ब को दारुल इस्लाम में चेंज नहीं किया जा सकता है। ये बात कहानी हो गई समाप्त। और दूसरी बात, एक तिब्बत का बहुत बड़ा मतलब कि वैद्य था जिसका नाम था धर्मस्वामीन। और ये नालंदा आया था और नालंदा आकर ये इल्तुतमिश से इसको बहुत ज़्यादा मतलब कि कटाक्ष होता था। ये समझ लो कि इससे पढ़ता नहीं था। तो ये भी क्वेश्चन कभी आया है धर्मस्वामीन के किससे नहीं पढ़ता था, इल्तुतमिश से नहीं पढ़ा था। ये तिब्बत का पर्यटक था जो भारत में आया था। क्लियर। तो ये भी समझ लीजिए इसी के टाइम में आया था। और ये टाइम में क्या है, मतलब ये आया था कुतुबुद्दीन ऐबक के ही टाइम में, परंतु इससे हमेशा डिबेट हो जाती थी। दूसरी बात, ये तो क्लियर हो गया, सारी चीज क्लियर हो गई। कुछ बचा नहीं बचा, पूरा डिक्लियर, अब कुछ नहीं बचा। पूरी तरह से मोस्ट डीपेस्ट क्लास ऑफ इल्तुतमिश पूरी तरह से समाप्त हुआ। अब आप लोग इसको नोट्स बनाइए और ऐश कीजिए, खूब बड़ा आदमी बनिए। थैंक यू।